चलो बेटा, सो हेडिंग डालो आप लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। सो देखो, स्ट्रक्चरल में ध्यान से सुनो, बिल्कुल बात नहीं करना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमने देखा था कि जब आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो स्ट्रक्चरल के अंदर क्या था बेटा, whenever there is difference in connectivity of atom और group of atom। अब उसमें हमने चेन देखा था, पोजीशन देखा था, मेटामर देखा था, फंक्शनल आइसोमर कैसे होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज कैसे करना होता है। यहां पे जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी इज सेम, स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी इज सेम, सेम कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो डिफर किस में करते हैं, बट डिफर इन, बोलिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। राइट इट डाउन, स्टीरियो आइसोमर में लिखो, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस। कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस, राइट। कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस, इस वजह से इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। है ना। सो कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस। तो अब अगर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो इसके दो पार्ट बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कन्फर्मेशनल, दूसरा होगा बेटा कन्फिग्रेशनल। एंड अब भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर अगर ये भी स्पेस आइसोमर है, ये भी स्पेस आइसोमर है, तो डिफरेंस क्या है। तो देखो, कन्फर्मर्स कैन बी ऑब्टेन विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। Conformers can be obtained without breaking any bond. Configurational change you can do only and only by breaking a bond. तो कन्फिग्रेशनल के अंदर जो पार्ट है वो आता है आपका एक ज्योमेट्रिकल, आइसोमर, और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, सो कन्फर्मर कैसे राइज होता है, द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम और एटम इन स्पेस विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। लिखो ये बात, arises due to change of orientation of atom or group of atom, arises due to change in orientation of atom or group of atom
atom or group of atom without breaking any bond. जबकि कॉन्फ़िगरेशनल में क्या लिखना है आपको? This arises due to change of orientation which requires breaking of bond. Which requires breaking of bond, है ना? अब इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और ऑप्टिकल आइसोमर है. इसका सब पार्ट क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. इनमें भी डिफरेंसेस हैं. ज्योमेट्रिकल कब बोलेंगे, ऑप्टिकल कब बोलेंगे, इनमें भी डिफरेंसेस है. आई टॉक अबाउट दिस लेटर. सबसे पहले अभी डिस्कशन हमारा किस पे करना है? कन्फर्मर. इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं. अब हेडिंग डालो आप कन्फर्मर्स, है ना? अब देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आपको अबाउट कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, तो कंसीडर मी एज अ मॉलिक्यूल. ओके. और जितने भी अलाउड जेस्चर्स हैं मेरे बॉडी के अंदर, अलाउड बिना कोई बॉन्ड ब्रेक किए हुए, वो सारे मेरे कन्फर्मर फॉर्म है. जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं नॉर्मली, दिस इज वन ऑफ माई फॉर्म. मैं ऐसे हो गया, दिस इज अनदर फॉर्म. ऐसे हो गया, दिस इज अनदर. राइट? ऐसे हो गया, दिस इज अनदर फॉर्म. इसको रोटेट कर दिया, यहां तक अलाउड है. लेकिन अब पता चला कि राघव आ जाए और बोले कि सर आप यहां तक तो हेड रोटेट करा पा रहे हो, पीछे नहीं जा रहा है, पकड़ के ऐसे घुमा दे. क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हो गया. ब्रेक होकर के कोई चेंज किया तो वो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज. जब तक मॉलिक्यूल बिना बदले आप सिर्फ जेस्चर्स कर रहे हो अलग अलग उसके, तब तक वो कन्फर्मेशनल चेंज है. अब थोड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ला करके इसको समझते हैं. सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट आई एम गोइंग टू टेक, कन्फर्मर्स इन इथेन. मिथेन का तो कोई मतलब नहीं है भाई, वो तो चारों बॉन्ड एकदम फिक्स्ड हैं. इनमें क्या करोगे भाई आप? इनमें तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन मैं इथेन लूंगा तो कुछ कर सकता हूं. तो देखो इसके दो प्रोजेक्शन बनाते हैं, क्योंकि इथेन इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल. हर दोनों सेंटर इसका टेट्राहेड्रल है. तो देखो इसमें कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझना इसको ना. तो कार्बन कार्बन ले लिया. हाँ जी बोलिए. क्या है? तो उसमें क्या दिक्कत है? वी यूज्ड टू स्टडी ना. कर दें, करेंगे बात इसके बारे में. अभी यहाँ पे फोकस करें. चलो तो देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, और ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन. ध्यान से समझो, इनमें एक हाइड्रोजन अंदर है और एक हाइड्रोजन बाहर. लेट अस कंसिडर कि जो राइट साइड में, यानी सॉरी इधर की तरफ जो दिखाया हुआ है, इट इज आउटसाइड द प्लेन, एंड इसको क्या मान ले? इनसाइड द प्लेन. वैसे ही है. तो ये जो नोटेशन ड्रॉ किया है बेटा, इसको बोलते हैं कौन सा प्रोजेक्शन? बोलो एनीवन. सॉहर्स प्रोजेक्शन. सॉहर्स प्रोजेक्शन. मॉलिक्यूल को अगर आप यहां से विजुलाइज करो तो आपको दिखाई देगा कि ये फ्रंट कार्बन है जिसको आप देख रहे हो, और ये कौन सा कार्बन है? रियर कार्बन. तो एक और प्रोजेक्शन होता है इसी का बिल्कुल इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, बट वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जाता है. ये देखो मैंने दिखाया. बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से समझना. ये टॉपिक 3 डायमेंशनल है. इधर उधर किए थोड़ा भी तो कंफ्यूजन बाद में पाइल अप हो जाएगा. ये थीटा है. इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. ये कौन सा प्रोजेक्शन था? सॉहर्स. जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ये कार्बन ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्लेन में है. दिस हाइड्रोजन इज इनसाइड एंड दिस हाइड्रोजन इज, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज. और यू कैन टेक इन ईदर वे, मतलब एक डायरेक्शन को आप अंदर रखोगे, एक को बाहर. अब ये न्यूमैन कैसे बनाया? तो मैं अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से देखने की कोशिश करूं, तो ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन. तो यहाँ पे जो डॉट लगाया हुआ है ना, डॉट का मतलब है फ्रंट कार्बन. और ऐसा जो सर्कल बनाया है, ये कौन सा है? रियर कार्बन.
फ्रंट कार्बन के आप तीनों बॉन्ड को ढंग से देख पाओगे, रियर वाला कार्बन छुप जाएगा इसके पीछे अगर इसके लॉन्ग देखोगे। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक आपके सामने मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको देखो ध्यान से। राइट, देना उधर बेटा। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपके सामने इथेन का मॉलिक्यूलर मॉडल लिया हुआ है। आपको मालूम है यहाँ पे भी sp3 है बेटा, इधर भी sp3, ये तीनों हाइड्रोजन है, कलर्ड ले लिया है बस ऐसे ही ना, विदाउट एनी रीजन। ठीक है, अब बताओ, अब ये मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल तो है नहीं, मैं इसको कैसे प्लेन में ड्रॉ कर दूं? अगर ये हमारा प्लेन है, इफ दिस इज आवर प्लेन, कैन आई कीप द होल मॉलिक्यूल इन द प्लेन? इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लेन हमारा कैसे जाता है? बिल्कुल ऐसे। ऐसे कहने का मतलब कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्लेन का पार्ट होगा, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, लेकिन आप इमेजिन करो ये जो पार्ट है इधर वाला, ये दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप देखो वन साइड ऑफ द प्लेन, अदर साइड ऑफ द प्लेन। तो ये कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक, व्हाइट बॉल, ये दोनों हाइड्रोजन, दे आर इन द प्लेन एंड दिस इज आउटसाइड द प्लेन एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन। तो ये सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड तो एक प्लेन है, ये तो हमें लग रहा है चारों ये सारा एक ही प्लेन में लिख दिया, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ प्लेन है। तो इसलिए बोलते हैं प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो कौन सी वाली साइड किधर है वो बताना जरूरी है ना। सो दिस वन आई एम एक्सपेक्टिंग आउटसाइड एंड दिस वन आई एम एक्सपेक्टिंग, और यू कैन डू इन ईदर वे, राइट, बट एक को आपको बाहर रखना है, एक को अंदर। अब इसी का मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना तो कैसे बनाएंगे? तो मैं बोलूंगा कि किसी एक कार्बन को पकड़ करके तुम कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड के लाइन के अलोंग देखने की कोशिश करो। तो ये ऐसे पकड़ लो, ट्राई टू विजुअलाइज दिस मॉलिक्यूल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू कार्बन। तो क्लियरली अगर आप देखो ध्यान से, तो आप फ्रंट को देख पा रहे होगे तो बैक वाला नहीं दिख रहा होगा, बोलो ना बाबा, सही है? फ्रंट दिख रहा है तो बैक नहीं। तो फ्रंट के तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए मैंने फ्रंट के तीनों को ढंग से दिखाया है, एच 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 पूरा डॉट से, और ये फ्रंट वाले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। द वन विच इज बिहाइंड दिस वन, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग विद द बिगर सर्कल, ये सर्कल, ये रियर कार्बन। अब इसमें एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? डाईहेड्रल। दिस इज नॉट द रेगुलर एंगल, थीटा को बोलते हैं डाईहेड्रल। अब ये डाईहेड्रल एंगल का मतलब यहां पे क्या है? डाईहेड्रल एंगल का मतलब है कि जब आप इसको विजुलाइज कर रहे हो, तो मैंने बताया कि इथेन का मॉलिक्यूल अपना एटम और ग्रुप ऑफ एटम को चेंज करे बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए। तो आप देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू रोटेट दिस, एम आई ब्रेकिंग एनी बॉन्ड? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। सिग्मा, अगर मान लो यही ये दोनों ऐसे मिल गए होते और पाई बॉन्ड बन गया होता, तब तो फिर हमें तोड़ना ही पड़ता अगर इसको घुमाना है। इसलिए पाई बॉन्ड लग जाए तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, सिग्मा रहे तो रोटेशन इज अलाउड। तो इसके अबाउट मैं ऐसे घुमा रहा हूं। तो जब आप, एक तो एंगल है ये, दिस वन इज अ नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, 109 डिग्री के आसपास होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा एंगल है कि आप अगर इसको ऐसे देखो तो फ्रंट वाले कार्बन हाइड्रोजन और रियर वाले कार्बन हाइड्रोजन को एक ही प्लेन में रख करके प्रोजेक्शन लेकर के इनके बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इनके बीच में जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है, दिस कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन इन द प्लेन, दिस एंगल इज टर्म्ड एज डाइहेड्रल। और ये जीरो कब होगा? जब बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे। देखो ये एंगल बिल्कुल जीरो, दिस कार्बन हाइड्रोजन इज ओवरलैपिंग। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? और जब ये घूमते 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 बिल्कुल एकदम बीच में आ जाए, सच दैट कि इन इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में एंगल कितना बन जाए? 60 डिग्री का। देखो जब आप इस तीन बॉन्ड को एक प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये रियल एंगल तो इनका 109 डिग्री है, लेकिन जब आप इनको प्लेन में पुश कर दोगे तो इनके बीच का एंगल 120 120 120 हो जाएगा। अरे बाबा ये एंगल कितना होगा? 120 120 120।
तो अब हम प्लेन के अंदर वाले एंगल की बात करें, रियल एंगल का अब कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। तो जब ये ऐसे घुमाते 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 इसको लेके आओगे तो यहां कहीं पहुंचेगा। इसी फॉर्म को ही मैं बोल रहा हूं स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो दो फॉर्म मैंने बताए। इक्लिप्स मतलब बिल्कुल ऐसा जिसमें फ्रंट एंड रियर एकदम ओवरलैप कर ले, एंड ये फॉर्म जिसमें बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो फ्रंट एंड बैक के बीच में, राइट, फ्रंट एंड बैक के बीच में, दिस इज टर्म्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। और इस फॉर्म इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड के बीच में जितने भी छोटे 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 एंगल आप चेंज कर रहे हो, वो सारे फॉर्म को स्क्यू फॉर्म या गॉश फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू और गॉश। अब बताओ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या मॉलिक्यूल बदल गया? क्या मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर लूं तो क्या मैं शैले सर नहीं रहा? अभी भी मैं वही हूं। सो दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल दिस मॉलिक्यूल। इसलिए कन्फर्मर को ट्रू आइसोमर नहीं मानते। वो बोलते हैं एक ही मॉलिक्यूल है भाई, आप उसको इधर उधर कर रहा है तो उससे मॉलिक्यूल थोड़ी ना बदल रहा है, वो तो अलाउड रेंज में चीजें चेंज कर रहा है। सो कन्फर्मर का कभी काउंटिंग नहीं करते हैं कितने कन्फर्मर होंगे, क्योंकि इमेजिन करो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होंगे। क्योंकि आप 0 डिग्री है, 0.001 डिग्री है, 0.00002 डिग्री है, 0.00, तो यहां से यहां तक घुमाने में ही इनफाइनाइट फॉर्म्स आ जाएंगे। दैट्स व्हाई कन्फर्मर आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू आइसोमर। तो काउंटिंग करते हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर, वी नेवर काउंट कन्फर्मर्स एज आइसोमर। तो फिर कन्फर्मर है क्या यार? ये क्या मजाक है? जब मॉलिक्यूल भी सेम है तो फिर डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस है बेटा, जब ये सामने सामने बिल्कुल रहेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे नजदीक है। जब इनको थोड़ा दूर कर दोगे ऐसे करके बीच में, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से रिपल्शन कम हो गया। तो कन्फर्मर्स आर बेसिकली द डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अलग अलग रिपल्शन के वजह से अलग अलग पोटेंशियल आ रहा है, तो लिखो कन्फर्मर्स आर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, conformers are different potential energy form, conformers are different potential energy form of the same molecule। अंडरलाइन कर लेना है, मॉलिक्यूल नहीं बदलता है यहाँ पे, ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ओके, ये सारा पॉइंट नोट कर लिया सबने? न्यूमैन नोट कर लिया, सॉहर्स नोट कर लिया, ग्रेट। मिटा दूं अब ये? ठीक है, तो देखो ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है ड्रॉ करना? न्यूमैन फॉर्म, राइट, जिसमें एंगल को क्लियरली हम दिखा पाए। सॉहर्स को ड्रॉ करने में हमें करेक्ट विजुअलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव एंगल दिखेगा नहीं अच्छे से, तो वही फॉर्म लेके चलेंगे। सो बेटा ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें बिल्कुल पीछे है दूसरा हाइड्रोजन, डॉट डॉट कहने का मतलब मुझे दिखाना तो है बट रियलिटी में वो पीछे ही है, बिल्कुल पीछे। कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं इसको? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म कब? व्हेन थीटा कितना है? 0 डिग्री, या फिर क्या है 120 डिग्री हो जाए तो भी यही होगा। बताओ, अगर ये घूमते 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 यहां तक आ जाए, एक को फिक्स करूं दूसरे को रोटेट करूं, तो 120 पे भी मिल जाएगा, 240 पे भी मिलेगा, 360 पे भी मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इक्लिप्स फॉर्म अराइजेस व्हेन थीटा इज ईदर विद कौन सा थीटा? डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल कौन सा है? जब भी आप कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रंट एंड रियर को एक ही प्लेन में ले करके देखने की कोशिश करते हो, तो वहां से जो रिलेटिव एंगल जनरेट होता है दैट इज डाइहेड्रल। और यही
यही फॉर्म अगर मैं ऐसा बना दूं कि जिसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे, तो बताओ अब एंगल कितना हो गया? कौन सा फॉर्म है ये? स्टैगर्ड। बताओ इसका थीटा कितना है? या तो 60 डिग्री है, या तो यहां से मेजर करो ना, या तो ये 60 है, या तो ये एंगल कितना है 180 हो जाए, और या तो यहां से यहां कितना हो जाए 240। बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। 240 कहां है? अरे ये 180 है, 180 एंड 60 कितना हुआ? 240 हुआ क्या? हाँ तो बिल्कुल वही है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? सही चल रहा है क्या? देख लो। नहीं बेटा, गलत है ना, ये गलत है। 300 ही आएगा। क्या है यार जसमिन, क्या कर रहे हो तुम? देखो, ये एंगल तो बाहर और अंदर वाले के बीच का है ना। ये एंगल कितना है 60। यहां से यहां के बीच का एंगल कितना है? और यहां से फिर यहां के बीच का एंगल कितना है? 300। इडियट, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। डॉट डॉट डॉट। मैं इसको जोड़ रहा हूँ यहाँ वाले एंगल को, तो सेम का ही हो गया ना, आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का देखते हैं। तो अगर आप मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करोगे तो आपको 300 पे वापस कौन सा आएगा? स्टैगर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, स्टैगर्ड। ओके, एंड लास्ट का कौन सा फॉर्म आएगा? गॉस फॉर्म। मतलब गॉस फॉर्म को एक बना दे रहा हूं, वैसे तो इनफाइनाइट गॉस फॉर्म बनेंगे। ये थीटा अब यहां पे लिख लो, इफ थीटा ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेकिन 60 से कम हो जाए, या थीटा 60 से बड़ा होकर के 120 से कम हो जाए, 120 से बड़ा होकर के 180 से कम हो जाए, मतलब इक्वालिटी ना ले, ग्रेटर एंड लेस देन। कहां जाएंगे ये सब? कौन से फॉर्म है? स्क्यू और गॉस फॉर्म। स्क्यू और गॉस फॉर्म। कर लिया नोट? बोलो भाई। बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्म की होगी? जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन हो। रिपल्शन किस में सबसे ज्यादा हो रहा है? इक्लिप्स्ड। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं थीटा के साथ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा, तो मैक्सिमम कब आएगा? 0 पे। ये मैक्सिमम आ गया। मिनिमम कब आएगा भाई? 60 पे। पहली बार जब आ रहा है तो यहां से उठाना है, इतना नीचे नहीं करूंगा, थोड़ा ही गैप होता है बेटा, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। यहां से मैक्सिमा लेना है, फिर 60 पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा लेना है, फिर मिनिमा लेना है, फिर मैक्सिमा लेना है, फिर मिनिमा लेना है। आ रहा है क्या बात की? क्या कर रहा हूं? ये 60 डिग्री है। अगला कौन सा एंगल होना चाहिए सबसे मिनिमम? 180। फिर कौन सा होना चाहिए? 300। फिर बोलो, ये 360 है, उसमें भी 60 ऐड कर दो, 420 तक, बस इतना ही। ये कौन सा एंगल है? 0 है। ये कौन सा एंगल है भाई? 120। ये कौन सा एंगल है? 240। मेक अ नोट।
ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? Can you give me any idea that how much difference do you think in the energy of these two forms, maximum and minimum के बीच में कितना होना चाहिए, एक आइडिया लेने के लिए? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी रेंज मैंने आपको बताया था, कम से कम में वो नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है, विच इज रफली अराउंड 8 किलो कैलोरी। अच्छे से अच्छे में आ जाओगे तो अगर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म है, देन इट इज HFH के बीच में बॉन्डिंग होती है ना? वहां पे कितना होता है? रफली अराउंड 10 किलो कैलोरी पर मोल। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बात करोगे तो KHF2 में मिलता है, HF2 माइनस, यहां बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ ट्रू माइनस होने के वजह से दिस इज वेरी पावरफुल, और ये आता है 27 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी बोल रहा हूँ, किलो जूल करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4.18 4.2 से ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? दिस इज रफली, ऐसे 2.9 होता है, बट याद रखने के लिए आप रख लो 3 किलो 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 कैलोरी, इतना कम होता है। मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उससे भी कम होता है ये डिफरेंस। तो ये इतना कम एनर्जी गैप है ना कि नॉर्मल अंधेरे कमरे में भी इथेन को रखोगे तो अपने आप रोटेट होता रहता है, क्योंकि भाई सन रेडिएशन से जो एनर्जी आती है उसका एनर्जी पता है कितना होता है? मान लो रेड भी आ गया तो रेड की एनर्जी होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन, किलो जूल में बदलोगे तो 1.6 इंटू 96 किलो जूल पर मोल, अप्रॉक्स 96.5 होता है। अब ये कितना आएगा भाई? 100 से ज्यादा आ गया ना। इतनी एनर्जी तो उनको नॉर्मल सनलाइट में भी मिलते रहेगी, जहां पे सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ लाइट की आ रही है, विजिबल वाली रेड आ रही है, तो भी इतना एनर्जी तो उसे मिलेगा। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दोगे, 0.4 इंटू 96.5 कितना आएगा भाई? ये बोलो। रफली मैं कह दूं कि 40 किलो कैलोरी के आसपास आ जाएगा। सॉरी, 4.18 कर दोगे ना तो कितना आ रहा है? 30, चलो हाँ ठीक है, रफली आप मान के चलो कि वही 35-40 के बीच में किलो कैलोरी पर मोल। तो आप देखो 35 से 40 है, ये तो 3 है यार। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अंधेरे कमरे में भी इथेन के जो रोटेशंस हैं वो अपने आप होते रहते हैं, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो कहोगे सर ये रोटेशन कम करना हो तो क्या करें? ये जो इजिली रोटेट हो रहा है, ये जो पूरा रोटेशन हो रहा है, इसको अगर मुझे कम करना हो, रिड्यूस करना हो तो क्या करें? तो आप नहीं, पाई बॉन्ड तो लगाने से वो इथेन रहा ही नहीं ना, मैं इथेन के अंदर ही बोल रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस मत करो। क्या करें फिर? तो बोलते हैं टेम्परेचर घटाते जाओ ना। टेम्परेचर घटाते जाओगे, जो इजिली रोटेट हो रहा है उसमें डिफिकल्टी आती जाएगी, क्योंकि जो उसे नॉर्मल एनर्जी से, कोलिजन से ही एनर्जी मिल जा रही है, वो तो एक लेवल पे नीचे आ जाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के फ्रीज कर जाएगा। बट रूम टेम्परेचर पे बेटा ये अलाउड रोटेशन होता है, याद रहेगा सबको। इसका बहुत यूज करने वाले हैं हम इन केस ऑफ एलिमिनेशन E1 E2 E1C भी जब होगा तो वहां पे आपको ये बताना कि एंटी ओरिएंटेशन से एलिमिनेशन कैसे होता है ना, तो वहां बहुत यूज है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, डन। अब लिखो टाइप ऑफ स्ट्रेन इन अ मॉलिक्यूल, कितने तरह का किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन हो सकता है? टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कौन कौन से टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं? कितने तरह के स्ट्रेन हो सकते हैं? तो सबसे पहला स्ट्रेन लिखेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। दूसरा लिखोगे आप स्टेरिक स्ट्रेन, एंड तीसरा लिखोगे आप टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, तीसरा लिखोगे आप कौन सा स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन एंड एंगुलर स्ट्रेन। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? तो अभी जो मैं स्ट्रेन आपको इंट्रोड्यूस कराया ना कि भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अपना नॉर्मल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये वेजिडैस रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब सबको मालूम है ना, जब ऐसे ऐसे लिखते हैं इसका मतलब अंदर है प्लेन के, और ऐसे लिखते हैं ये प्लेन के बाहर है, और नॉर्मल ऐसे बॉन्ड बनाते हैं तो प्लेन में ना। बोलो। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये बिल्कुल नजदीक है, मतलब अगर आप इनकी बॉन्डिंग देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है sp3 एंड इसके बीच में ऐसी बॉन्ड बनता है ना बेटा। इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो रिपल्शन क्रिएट होता है ना, दिस इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। व्हाट इज टॉर्शन? इट अराइजेस ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन bond pair of carbon hydrogen bond attached to adjacent carbon, बगल बगल वाले का। अच्छा, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों? कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो उससे भी आएगा। तो सिंपल है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्शन होते हैं उसके ध्यान देना। एक हमने बॉन्ड पेयर केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, वहां और यहाँ फर्क है। वहां पे इन दो बॉन्ड पेयर का, एक ही एटम पे दो बॉन्ड पेयर अटैच्ड होते हैं, उनके रिपल्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कार्बन के बॉन्ड पेयर। लिखो torsional strain arises due to torsional strain arises due to torsional strain arises due to the repulsion between bond pair electrons, the repulsion between bond pair electrons attached to adjacent carbon atom, attached to adjacent carbon atom, ये टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है ना, सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से जो रिपल्शन हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गाइस, इज दैट क्लियर? सीरियसली, इज इट क्लियर? बोलिए बच्चों। मेरा ठीक है, लिख लिया सबने? चाहिए मुझे एक और बॉन्ड चाहिए। सेक्रीफाइस हो गया। अगला लिखो आप, ये बताओ टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम कब होगा? वो तो बात तुम्हारी सही है, मैं पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा? इक्लिप्स बनेगा, बिल्कुल सही। लिखो ये बात, टॉर्शनल स्ट्रेन विल बी मैक्सिमम इन अ मॉलिक्यूल इन eclipsed form. Torsional strain will be maximum in a molecule in कौन से फॉर्म में बेटा?
हाँ जी, एक्लिप्स्ड फॉर्म इन, आजा बेटा, इन एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑल राइट। अब आ जाओ, मिनिमम किस में होगा बेटा? टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम किस में होगा? बोलो, किस में मिनिमम होगा? रे बोलो मोटू लोग। स्टैगर्ड फॉर्म में लिखो, टॉर्शनल स्ट्रेन विल बी मिनिमम इन स्टैगर्ड फॉर्म, जहां पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री था। टॉर्शनल स्ट्रेन विल बी गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेरिक स्ट्रेन। अब ये सर स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया टॉर्शनल स्ट्रेन में नॉर्मल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन है। स्टेरिक स्ट्रेन तब अराइज होगा जब इसी कार्बन पे कोई बल्की ग्रुप अटैच हो जाए। तो जब बल्की ग्रुप अटैच हो जाएंगे बेटा, तो अब आप सोचो, यहां तो एक बॉन्ड पेयर से इतनी प्रॉब्लम थी, इतने सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम आ जाए, इधर भी आ जाए, तो इनके बीच में जो रिपल्शन अराइज हो रहा है, इनके वजह से जो रिपल्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। देखो, इट अराइजेस ड्यू टू it arises due to the repulsion between it arises due to the repulsion between it arises due to the repulsion between bulky group, crowded group, bulky group or crowded group attached to bulky group or crowded group attached to adjacent attached to adjacent बोलिए carbon atom attached to adjacent carbon atom। क्लियर? अब देखो, ये एक मॉडल के हेल्प से मैं समझाता हूं तुम लोग को। देखो, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, द स्मॉलर वन, एंड यहाँ पे देखो मैंने एक CH3 ले लिया, इधर भी एक CH3 ले लिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ओवर हियर एंड ओवर हियर। तो इन दोनों ग्रुप के वजह से जो रिपल्शन आएगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टेरिक। बिल्कुल घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाए? एकदम नीचे पहुंच जाए। देखो, नहीं तो अगर ये ऊपर आएंगे तो मैक्सिमम होगा। इस फॉर्म को, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस वन, दिस इज नोन एज फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? और इधर से इधर अगर मैं आके रुक जाऊं, ध्यान से समझो, कहने का मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन और ये पीछे ये ग्रुप है, ये भी तो एक्लिप्स्ड है, लेकिन फुल्ली नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पिद्दू सा एलिमेंट इतने बड़े भारी भरकम एलिमेंट ग्रुप को कैसे कवर कर पाएगा? नहीं कवर कर पाएगा ना। सो दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। और बेटा, इसके ये कौन सा फॉर्म है? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? हाँ जी, 60 नहीं, बल्कि इस ग्रुप के बीच में 180 मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होता है। कौन सा फॉर्म है ये? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम किसका? स्टेरिक स्ट्रेन। एंड ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों में ही टॉर्शनल मिनिमम होता है। तो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म इन केस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो क्यों बोल रहा हूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2 and CH3, this is how it is।
बोलता था ना जितना सिंपल मॉलिक्यूल बना लेते वैसे होते नहीं है, देखो ना हर जगह जिगजैग है ऐसे करके। ये रोटेशन क्यों करते हैं ऐसा? व्हाई डू वी डू लाइक दिस? क्यों नहीं हम लोग ऐसे दिखाते हैं? बोलते ना ये ऐसे लिखना गलत बात है, क्योंकि इससे आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो कायदे से लिखना ऐसे चाहिए कि ये CH3 लिखा, फिर ये CH2 लिखो, फिर CH3 लिखो, सॉरी CH2 लिखो, फिर CH। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। ये देखो CH3 देन CH2 देन CH3 देन, क्योंकि हर जगह पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, कायदे से 109 होना चाहिए, लेकिन सारे एटम आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत बदलता है। और ये इसके अलग अलग कन्फर्मर फॉर्म, तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म, राइटिंग लाइक दिस इज ऑल्सो अलाउड। बट इनमें फर्क क्या है कि ये भाई हमारा मैक्सिमम रिपल्शन वाला केस है, ये मिनिमम है, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल। आ गया बात समझ में? बोलो। तो ये दूसरा स्ट्रेन था हमारा स्टेरिक स्ट्रेन, तो ये नोट करके लिख लिया सबने? स्टेरिक स्ट्रेन विल बी मैक्सिमम if dihedral angle is 0. Steric strain will be maximum if dihedral angle is 0. That is in case of fully eclipsed form. कौन से फॉर्म में? fully eclipsed। अगर मैं इसी का कौन सा प्रोजेक्शन बना दूं, कौन सा, न्यूमान, तो ऐसे मुझे लिखना चाहिए, देखो CH3, यहाँ H, यहाँ H, पीछे देखो डॉट 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 से दिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं अगर पीछे आइडियली चला गया तो दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए डॉट से दिखा। इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, ये फुली एक्लिप्स फॉर्म, क्लियर ना? अब अगर ये घूमते घूमते 180 पे चला गया तो ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये एंटी, और तीसरा मैं बना दे रहा हूं कौन सा, यहां डॉट 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 करके CH3, यहां डॉट 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 H, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, ये तीन फॉर्म। इसके अलावा जो भी बचते हैं ना सारे कौन से फॉर्म होंगे? गॉस फॉर्म। Except these three forms, any conformer in case of this butane will be termed as Gauss form or skew form. कर लोगे नोट? हाँ, अब अगर ये समझ गए हो तो यहाँ पे लिख लिया है मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट? रिपल्शन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो उस तरीके से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बोलोगे? मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन, मिनिमम बोलो टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ क्या बोलोगे? स्टेरिक स्ट्रेन मॉडरेट जोन में चला गया, स्टेरिक स्ट्रेन किधर चला गया? मॉडरेट जोन, एंड टॉर्शनल स्ट्रेन इज अगेन मैक्सिमम। कैन यू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 0 to 360? आप ट्राई कर सकते हो, एक बारी करो देखो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा, देखो ये एक स्पेशल टर्म लिखा जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद नोट कर लेना। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये कन्फर्मर किसके अबाउट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे? C2 C3, तभी तो इस पे भी CH3 अटैच है, इस पे भी। सो C2 C3 कन्फर्मर ड्रॉ कर रहा हूं, तो जाकर के वो सारे फॉर्म्स आए। तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी दिखा सकते हो इन केस ऑफ ब्यूटेन अबाउट C2 C3 कन्फर्मर? देखो पोटेंशियल एनर्जी दिखाओ मेरे को।
यहाँ पूरा 0 से लेके 360 डिग्री तक का पूरा दिखाओ, देखो क्या सोचते हो। चलो करो करो करो। बनाइए भाई। बनाइए, दिखाइए मुझे। बना लिया, जल्दी बनाओ। बना लिया? क्यों नहीं बन रहा है? समझ आ रहा है तो बन क्यों नहीं रहा मुझे ये? जहां थोड़ा सा सोचने की बात आती है वहीं तुम्हारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। हाँ, ऊपर ऊपर से चीजें बस मालूम है, जहां थोड़ा सोचने के लिए दूंगा बस एकदम ब्लैंक हो जाना। इजी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब। बताओ, चलो और सोचते हैं। ये बताओ, सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी? एंटी स्टैगर्ड की। तो मैं उसको एकदम बॉटम लाइन पे लेके चल रहा हूं। और कितने डिग्री के एंगल पे आएगा बेटा वो? तो मैं 180 पे ऐसे मान ले रहा हूं कि यहाँ 180। यहाँ एक पॉइंट मिल गया मेरे को।
मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? 0 एंड 360 पे एक ही बात है, इक्विडिस्टेंस इधर और इधर, कहीं यहां पे क्या मैं डिस्कस कर रहा हूं? 360, एक पॉइंट इधर मिल गया, एक पॉइंट इधर मिल गया। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। आप 0 से एंगल, इस बारी हम डाइहेड्रल एंगल ले किसके बीच में रहे? वी आर टेकिंग डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू CH3 ग्रुप्स, ये दिखा लेना बना करके, ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन हो। थीटा किसके बीच में? नाउ द मोमेंट दे आर एट 0 डिग्री, मैक्सिमम रिपल्शन इज देयर। अब ये घूमते 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 इधर की तरफ आएंगे। आप सोचो कि यहां और इसके बीच में जब आ रहे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन थोड़ा मिनिमाइज हुआ है। और फिर जैसे ही इसके सामने आ जाएंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड में, फिर बढ़ जाएगी थोड़ी सी, बोला। तो ये बड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं है, पहले डिक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये दोनों सामने सामने आ गए पार्शियली इक्लिप्स में, फिर बढ़ गया, फिर डिक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, इस बारी पूरा मैक्सिमम डिक्रीज कर गया है, क्योंकि अब एकदम। तो कैसे पैटर्न कैसे है कि सबसे पहले डिक्रीज करेगा, और फिर बोलो ना इंक्रीज कर जाएगा, और फिर डिक्रीज करते 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 मिनिमा लेके आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब कितने लोग कह रहे हो सर इसके बाद तो जैसे आप ऊपर से नीचे आए हो ठीक वैसे ही उसका उल्टा अब इधर से इधर होगा, कि भाई मिनिमा था, अब धीरे 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 बढ़ करके लोकल मैक्सिमा होगा, फिर घटेगा, फिर जैसे ही नजदीक आओगे बढ़ जाएगा। यानी इसी को आप 180 के अबाउट ही आप इसका रिफ्लेक्शन ले लो ग्राफ का। दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ एनर्जी विल बी। ये कौन सा फॉर्म है? partially eclipsed, sorry my bad, this is partially eclipsed। ये कौन से फॉर्म थे? fully eclipsed। ये फॉर्म कौन सा है? fully eclipsed। ये कौन सा फॉर्म है? एंटी स्टैगर्ड। any guess about the energy difference between fully eclipsed and anti staggered here? any guess कितना होना चाहिए? तो देखो जब दो CH3 ग्रुप एकदम बगल बगल में थे तो कितना मिलता था हमें? 3 किलो, सामने सामने 3, ये तो फिर भी थोड़ा दूर है, तो रफली अराउंड 6 किलो कैलोरी होता है, रफली अराउंड 6 किलो कैलोरी। और ये जो गैप होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, अच्छा एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ स्क्यू फॉर्म कुछ केसेस में पार्शियली इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है और कुछ फॉर्म कम स्टेबल है। देखना पोटेंशियल एनर्जी का अगर इसके कंपैरिजन में आप देखो तो ये वाले पोर्शन नीचे है, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल, और ये पोर्शन जो ऐसे से दिखा रहा हूं ऊपर वाला पोर्शन वो। तो यहां अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो, सबसे कम स्टेबल फुली इक्लिप्स्ड, उससे ज्यादा स्टेबल पार्शियली इक्लिप्स्ड, और उससे भी ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड। और एंटी स्टैगर्ड
गॉस फॉर्म से तो ज्यादा हो गई। मैं बीच में इसलिए नहीं लेके आया उसको क्योंकि कुछ पोर्शन में गॉस पार्शियली से ज्यादा स्टेबल और कुछ में उससे कम स्टेबल है, इसलिए मैं डायरेक्ट कंपैरिजन चारों का इकट्ठे नहीं कर पाया यहाँ पे। तो दो अलग अलग कंपैरिजन नंबर 1 एंड कंपैरिजन नंबर 2। स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? जितना कम रिपल्शन उतना ज्यादा स्टेबल। रिपल्शन होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, अट्रैक्शन होने से पोटेंशियल एनर्जी घटता है। नोट कर लो इसको, जल्दी करो। बना लिया ग्राफ? कुछ नहीं, वही है, नेचर वही है भाई। थोड़ा सा मैं कैलिब्रेट कर रहा हूँ स्केल के हिसाब से। अरे बाबा मैं कैलिब्रेशन कर रहा हूँ बस, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे ही है वो ग्राफ, नेचर नहीं चेंज हो रहा है, एज इट इज है ना, कोई डिफरेंस नहीं। ये दो मिनिमा के बीच का जो गैप है वो बुक में देखोगे तो 0.88 किलो कैलोरी, रफली 1 समझ लो। और ये जो दोनों मैक्सिमा थे इनके बीच का एनर्जी गैप 6 माइनस 0.33 करो, कितना आ रहा है? सॉरी 6 माइनस 3.3। क्या कर रहा है? मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगा रहा है। कितना आएगा? 2.7 के आसपास। ये दो मिनिमा के बीच में डिफरेंस 0.881 किलो कैलोरी रफली, और दोनों के मैक्सिमम रफली 3 मान के चलो, 3.3 डिफरेंस लेने के बाद आता है। दिस इज यानी अगर आप यहां से यहां गैप लोगे तो ये 3.3 किलो कैलोरी। इसको नोट कर लेना अच्छे से। इस रेफरेंस से 3.3, इस रेफरेंस से 0.8 है ये, इस रेफरेंस से अगर आप ऊपर तक जाते हो तो ये 6 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? 2.7। एनर्जी लिख लोगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा, पता चलेगा कौन ज्यादा। अभी भी देखो डिफरेंस कितने का है? 6 किलो कैलोरी का। जबकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो रफली अराउंड 8 किलो कैलोरी के आसपास आएगा। बोलो ठीक है। बता दो इसको। ओके, सो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बेटा? एंटी स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। किसके केस में? ब्यूटेन के केस में। कौन से कार्बन के अबाउट कन्फर्मर देख रहे हैं? C2C। गॉट इट? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि C1C2 के अबाउट आप कन्फर्मर ड्रॉ करो, ड्रॉ द कन्फर्मर। हाँ, इन ब्यूटेन, ड्रॉ द कन्फर्मर in about C1C2 bond, draw the conformer about C1C2 bond। बिल्कुल वही बनाना ही है। draw the conformer about C1C2 bond in case of, बोलिए। हाँ जी,
मिटा दूं? बना लिया बेटा सबने? तो आसान होगा वो तो। नहीं, नाम नहीं, फुल इक्लिप्स नहीं, पार्शियली बोल सकते हो। देखो, एक कार्बन पे आपका एच 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 होगा और दूसरे कार्बन पे एक C2H5 होगा, दो हाइड्रोजन होगा। तो अब डिपेंड करता है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो फ्रंट ये हो जाएगा, तो ये C2H5 हो गया, इधर H हो गया, इधर H, और अंदर वाले साइड में HHH। ये है इसका एंगल। क्या ये कभी भी फुली इक्लिप्स बना पाएगा? नहीं। तो इसका अरेंजमेंट तो बड़ा नॉर्मल सा ही होगा, बिल्कुल जैसे हमारा नॉर्मल केस में किया था हमने, ऐसे थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो जाएगा बस। नॉर्मल इथेन का जो कन्फर्मर था उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म का, क्योंकि ये C2H5 है, तो थोड़ा बड़ा रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा, बस ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। जो नॉर्मली कितना होता है 3, उसके बजाय हो सकता है यहाँ 4 हो जाए, बस ऐसे ही होने वाला है। गॉट इट ना? तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ था, इसका नॉर्मली अबाउट C1 C2 का है ना? अरे ये समझ आया ना, C1 C2 में ऐसे कैसे? क्योंकि आप अगर ब्यूटेन बनाते हो तो आप पूरा लिखते हो 1 2 3 4, तो 1 2 कार्बन ये हुआ, तो एक पे 3 हाइड्रोजन है और दूसरे पे 2 हाइड्रोजन है, एक ET ग्रुप है। दैट्स हाउ वी आर ड्राइंग कन्फर्म। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई the molecules in which gauche form is more stable than anti-staggered. Identify the molecules in which gauche form is more stable than anti-staggered. Sorry, हाँ, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। gauche form is more stable than anti-staggered, क्योंकि normally कौन ज्यादा stable होता है ना? अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ और आप बताना कि क्या इसका आंसर है। सबसे पहला मॉलिक्यूल देखो, देखो देखो, कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरा मर्जी। नाम मालूम है इसका क्या है? इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम? इथिलीन ग्लाइकॉल। सुधर जाओ तुम लोग, टाइम है अभी, ठीक है? एक से ज्यादा भी सही हो सकता है आंसर, जल्दी कर। कर लिया? आइए देखते हैं, देखा जाए। तो बेटा देखो, क्या मैंने पूछा जिसमें गॉश फॉर्म एंटी स्टैगर्ड, यहां तो सिर्फ रिपल्शन ही है। तो इसमें अगर आप गॉश फॉर्म बनाओगे
फुली इक्लिप्स फॉर्म बनाओगे तो बेकार ही होगा, एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल। कितने लोग कह रहे सर जहां पे OH आ जाए और बगल वाले कार्बन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी बन जाएगा। ये H बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि देखो यहाँ पे OH मैंने दिखाया है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन दिख रहा है। अगर बिल्कुल सामने सामने कर दूं तो अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छा होगा क्योंकि सबसे नजदीक होंगे, और एकदम ही दूर कर दूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जीरो हो गया, भाई ये इससे कैसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर एकदम सामने सामने कर दूं तो एक प्रॉब्लम भी है, स्टेरिक स्ट्रेन। तो इसलिए कहीं बीच में, अब ये मुझे भी नहीं मालूम कौन से एंगल पे होगा, लेकिन कहीं बीच में जाकर के इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होने की कोशिश होगा, जिसमें ये ना तो एकदम दूर है ना तो बिल्कुल सामने सामने, यानी ये कौन सा फॉर्म है, गॉश फॉर्म। सो गॉश फॉर्म विल बी मोर स्टेबल wherever we are getting a good attraction between two group, and इनमें सबसे बढ़िया अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, दिस एंड दिस, तीनों में OH है, बगल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लोगे बच्चों, ठीक। कर लिया, ये खत्म हो गया, चलो बढ़िया। ठीक है, now we are going to study the last point about the angular strain। किसके बारे में डिस्कशन होने जा रहा है बेटा, एंगुलर स्ट्रेन। भाई ये बताओ किसी भी मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन कब अराइज होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन कब आएगा, किसी भी, इधर ध्यान दो, कब, ये क्या हो, बोलना बोलना एक बारी बता, अरे बोलो, जो भी समझ आ रहा है वही बोलना है, मतलब सेंसिबल आंसर होना चाहिए, बता। हाँ हाँ, गुड। आगे भी बोल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सर हाइब्रिडाइजेशन जिस भी एटम का आप निकाल रहे हो उसके हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो उसका रेगुलर एंगल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि CO2 का नॉर्मल एंगल कितना होगा तो बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन sp है, एंगल 180 डिग्री लीनियर होगा, तो ये इसका रेगुलर एंगल। मैं आपसे बोलूं एक बेंजीन मैंने बना रखा है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 120 डिग्री, इसका रेगुलर एंगल है। CH4 बना रखा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, तो रेगुलर एंगल, आ जाओ बातें करते हैं इसमें। ये कौन सा है, ट्रायंगल है, नाम क्या है इसका, साइक्लो प्रोपेन।
बेटा इसमें बताओ किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 कर देने से जो एंगल आना चाहिए वो कितना है? ये एंगल होगा कितना? सुधर 360 इकट्ठा 360 हो गया। बहुत अच्छी फ्रेंड है ये, शी इज डिपेंडिंग। 60 कोई बात नहीं। दिस इज 63 किसने बोला था? इसने बोला था। तो 60 डिग्री एनीवे आ जाओ। अच्छा कोई चल, अच्छा मेरी बात सुनो, लीव दैट। तो दिस इज 60 डिग्री, बट एंगल कितना चाहिए बेटा? तो इस मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन, डिफरेंस ले लो कितना जा रहा है? तकरीबन तकरीबन 50 डिग्री के आसपास आपको स्ट्रेन दिखा रहा है, इजंट इट? सो इसलिए साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल प्रोपेन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। नॉर्मल प्रोपेन को आप इग्नाइट करोगे ऑक्सीजन के साथ हायर टेम्परेचर पे, तब ये जलता है, CO2 और H2O देता है। साइक्लोप्रोपेन लोअर टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। लिखो ये बात नोट करके। एंगुलर स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू किसके वजह से अराइज होता है? डिफरेंस इन एंगल या डिविएशन फ्रॉम, डिफरेंस नहीं, डिविएशन। ओके, एंगुलर स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू डिविएशन फ्रॉम हाइब्रिडाइज्ड एंगल या एंगल ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाँ चलेगा, देख लिया। एंगुलर स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू फ्रॉम and the angle obtained by geometry। ठीक है, एंगल obtained by regular geometry। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, डू वी हैव एंगुलर स्ट्रेन इन मीथेन? डू वी हैव एंगुलर स्ट्रेन इन मीथेन? नो एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता भी है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 से होना भी चाहिए। सो मीथेन इज फ्री फ्रॉम एंगुलर स्ट्रेन। लिखो जल्दी फटाफट। बेंजीन का जो रिंग है, क्या ये एंगुलर स्ट्रेन से पीड़ित है? अरे अरे सुधर जाओ। नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि sp2 से एंगल 120 आना चाहिए और ये एंगल है भी 120, तो बिल्कुल पीड़ित नहीं है ये, हैप्पी। नो एंगुलर स्ट्रेन इन रिंग ऑफ बेंजीन। लेकिन बेटा साइक्लोप्रोपेन, हाँ पीड़ित है, बिल्कुल पीड़ित है, बिल्कुल सताया हुआ है। sp3 एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, बट इसको जबरदस्ती करके इसको 60 डिग्री पे रोक दिया है। ज्योमेट्रिकल एंगल 60, एंगुलर स्ट्रेन, ह्यूज एंगुलर स्ट्रेन। करते हैं बात ना, करते हैं, खत्म हो जाएंगे उसके बाद सारी सफरिंग तुम्हारी दूर करता हूं मैं, ठीक है? अच्छा, साइक्लोब्यूटेन will it have angular strain? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 एंगल होना चाहिए कितना है यहाँ पे एंगल? 90। ओके बेटा, चलिए प्यारे बच्चों, ये एंगल बताइए। देखो मैं बोला ना, जहां थोड़ा सोचने का बात आया वहीं पे ये पूरा। कितना एंगल आएगा बता जल्दी।
ना, क्या बात है, हाँ ना, जिंदगी इतना बेकार है इसकी जिंदगी में, क्या बताऊं, इतना बेकार मैंने किसी का हालत नहीं देखा। द राइट आंसर इज 108 डिग्री। 72 बना रखा, अरे इडियट, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाता तो देखो पता चलता है कि यहाँ 60 बना, यहाँ 90 बना, ये 5 मेंबर तो और कम ही होगा यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ 70 डिग्री देख रहे हो, बिल्कुल बोधू है, कॉमन सेंस घर पे रख के आता है बस। 90 और ये 108। अब आ जाओ, इसका एंगल निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं। मुस्कान कैसे निकालते हैं एंगल, थोड़ा समझाओगे मुझे बच्चों, कैसे एंगल निकाले समझाओगे? देखो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, बोलो। तो अब ये जो 360 डिवाइडेड बाई 5 एक्चुअली जो वो कर रहा था बेवकूफी, वो ये एंगल होता है, थीटा 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 एंड थीटा। 5 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक थीटा इज इक्वल टू 360 बटे 5, कितना आया? 72 आया। अब ये अगर 72 डिग्री है तो देखो अब एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ऊपर वाला एंगल 72 है। अब ये दोनों मेरे को नहीं मालूम है, थीटा 2 एंड ये भी थीटा 2 होगा, तो कितने लोग कह रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस थीटा 2, या थीटा डैश कर लो यार, 2 नंबर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 2 टाइम्स ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 72, बता कितना आया, जल्दी बताना मोटू लोग। 108 आया ना। अब ये थीटा इज इक्वल टू कितना, 54 आ गया, ये तो 54 आ गया भाई, क्या करें? हाँ चलो अच्छा, शुक्र है भगवान ने कुछ तो दिमाग दे रखा है। ये दोनों थीटा डैश, 2 थीटा डैश, बेइज्जती पिटाई होना चाहिए तो शुक्र करो कि पिटाई नहीं करी मैंने, बेइज्जती वाली बात नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस इसी वजह से एक नंबर पे स्टक हो जा रहे हो ना, कॉमन सेंस बिल्कुल चलता ही नहीं है एग्जाम में। तो यहाँ पे 2 थीटा डैश निकालोगे तो वो एंगल आ जाएगा, बट एनीवे चलो एक और शॉर्टकट देता हूँ तुम्हारे लिए। थीटा इंटरनल कभी भी निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड -2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री, ये कर लेना, इससे भी आ जाएगा, वेर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स। आ रहा है बात समझ में? तो इसमें भी सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन किसमें है? साइक्लोपेंटेन में। सो एंगुलर स्ट्रेन का ऑर्डर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3 मेंबर्ड सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई 4 सबसे कम, 5 ना। अब आ जाओ 5 एंड 6 में कंपैरिजन करते हैं, इसमें और इसमें किसमें स्ट्रेन ज्यादा है? किसने जोड़ा भाई ये? जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बताओ क्या करना है। अर्शिया, अर्शिया क्या करूं मैं? मैंने बोला कि साइक्लोपेंटेन एंड बताओ। हाँ समझ में तो आ गया, तो क्यों दिमाग खराब कर रही है मैंने? उन दोनों में एंगुलर स्ट्रेन किसका ज्यादा होगा? कोई भी एटम होगा, इट डजंट मैटर। ओ माय गॉड, व्हाट हैव यू डन?
Uh-oh. Where is it? और एक था ना, वही। बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, बहुत इतना लेट। बताओ भाई। मोटू लोग बताओ यार। हाँ जी, क्या आया समझ में कि भाई इसमें और इसमें ज्यादा स्ट्रेन किसमें है? तो अपेरेंटली देख के लगता है कि भाई साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं है? 120 डिग्री है। मतलब यही लगता है ना कि साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर इसका एंगल 120 डिग्री आएगा और हाइब्रिडाइजेशन से कितना sp3 से कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ 120 डिग्री रेगुलर एंगल से ज्यादा हो गया ना, डिफरेंस ज्यादा है, जबकि वहां डिफरेंस 1 डिग्री 28 मिनट का था। तो हमें देखने से ये लगता है कि भाई इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, बट रियलिटी में साइक्लोहेक्सेन हैव मिनिमम एंगुलर स्ट्रेन। ऐसा क्यों? क्या गड़बड़ हो गया भाई इसमें? चलिए बताओ क्या गड़बड़ हुआ भाई? हमने तो कैलकुलेशन सही किया, एंगल भी सही निकाला, गलत क्या हुआ? गलत क्यों? एब्सोल्युटली करेक्ट। द राइट आंसर इज 6 मेंबर्ड का जो मैंने एंगल यहां निकाला है, मैंने क्या एज्यूम किया है? इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, बट 6 मेंबर्ड बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन ये मिनिमाइज करने के लिए देखो ऐसा हो जाता है। ये मैंने एक फॉर्म लिया है साइक्लोहेक्सेन का, आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन देखो जिगजैग है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ये एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आप देखो एंगल जो पहले प्रॉब्लम थी वो कम हो गई अब तो, बल्कि ये बहुत नजदीक है 109 डिग्री 28 मिनट के। इसलिए बोलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनर अरेंजमेंट। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ मेनी कन्फर्मेरिक फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। तो एंगुलर स्ट्रेन का ऑर्डर लिख लेना, सबसे ज्यादा ये और सबसे कम होता है। और यहाँ नोट करके ये बात लिख लेना, नॉन प्लेनर होता है, इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर होता तो एंगुलर स्ट्रेन का ज्यादा हो जाता। ठीक है, सो दैट्स ऑल एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट